नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रोएक्टिव की रणनीति से ही पता चलता है। दरअसल इन 5 में से 3 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन राज्यों के चुनाव परिणामों को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश को छोड़कर दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और मजबूत स्थिति में है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का है। लोकसभा के लिहाज से तीनों राज्यों में कुल 65 सीटें हैं और भाजपा इनमें से 61 सीटों में काबिज है। मतलब ये कि लोकसभा के लिहाज से तो पार्टी मजबूत है, तो फिर विधानसभाओं को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इतना प्रोएक्टिव मोड में क्यों? क्यों वर्षों से इन राज्यों में पार्टी की धुरी रहे शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे पर नेतृत्व भरोसा नहीं कर पा रहा, या यूं कहे कि इन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भरोसा खो दिया है? ऐसा इसलिए भी कि अब प्रदेशों के निर्णयों या चेहरे के रूप में इन सभी या स्थानीय नेताओं को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। 5 में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णयों की स्पष्ट छाप दिखाई दे रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति केवल ली जा रही है। ऐसा संदेश भी छिपा है। यही वजह है कि बीजेपी भले ही प्रदेश में डबल इंजन सरकार की बातें कर रही हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज को पार्टी ने अलग थलग कर दिया है। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधे घंटे से अधिक समय के संबोधन में एक बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, मोदी ने सीएम शिवराज की एक भी फ्लैगशिप योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना का जिक्र भी नहीं किया। पिछले कुछ महीने पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां पर बीजेपी सत्ता में थी और विपक्षी दल कांग्रेस सीएम बसवराज बोम्मई पर कई आरोप मढ़ रहा था। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने सीएम बोम्मई को अलग थलग कर दिया था। अब यही रणनीति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर भी अप्लाई होते दिखाई दे रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। सीएम मुंबई एक और विपक्षी दलों के आरोपों का प्रहार झेल रहे थे, वहीं अपनी भी पार्टी बीजेपी ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। परिणाम आने के बाद बीजेपी यहां अपनी सत्ता गंवा चुकी थी। कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम मुंबई को सीएम पद का चेहरा नहीं बताया था। पार्टी ने सीएम का फेस भी तय नहीं किया था। कमोबेश इसी तरह का कुछ हाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी नजर आ रहा है। यहां भी पूर्व सीएम रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को करीब करीब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दरकिनार कर दिया गया है। मोदी और शाह के आगे प्रदेश स्तरीय नेताओं ने खुद को केवल कार्यकर्ता तक ही समेट लिया है। ऐसे में अब न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी केंद्रीय नेतृत्व के कंधों पर है और प्रदेश स्तरीय नेताओं की एक नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री के भाषण में सीएम और पूर्व सीएम का एक भी बार जिक्र ना होना इस बात का इशारा कर रहा है कि सीएम बिना फेस ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब न सिर्फ 24 का बल्कि 23 का टारगेट भी केंद्र द्वारा ही सेट है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 23 का टारगेट केंद्र से सेट, और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस नेता बृजभूषण नाथ जी, आप प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ है स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अमित तिवारी जी, ये रणनीति थोड़ी समझ के परे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें गुजरात में इतने सालों तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, भले केंद्र में कैसी भी स्थिति रही है लेकिन गुजरात बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि एक स्थानीय नेता का असर जरूर होता है। लेकिन अगर अभी हम बात करें जो 5 राज्यों में चुनाव होने, उसमें 3 हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
और राजस्थान में। यहां पर जो स्थानीय नेता हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। कहीं जिस तरह से कर्नाटक में आपका खेल नहीं बिगड़ गया, कहीं ऐसा इन राज्यों में भी खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा? नहीं भगीरथ जी, ये आपका आकलन है और ये आपका राइट है, आप उसको अच्छा, बता इस सकते हैं, आकलन में लेकिन एक शब्द और जोड़ देता हूं, डबल इंजन की सरकार अक्सर नरेंद्र मोदी बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही इंजन दिखाई दे रहा, वो भी सिर्फ केंद्र का इंजन। जी ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के हर मंच पे आपने शिवराज जी को हर जगह देखा है। उनके हर रैलियों के साथ वो साथ जाते हैं, और तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ हर जगह दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और जहां तक रही कर्नाटक की बात, तो वहां भी प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बोमई जी का चेहरा एक ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री थे वहां पे, तो फिर से बार बार उनको मुख्यमंत्री बोल बोल के करना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वही एक चीज दर्शाती है चीज को। बहरहाल मैं आता हूँ आज के इस टॉपिक पे। हम्म। तो देखिए, हम जहां भी इलेक्शंस लड़ते हैं, हम मजबूती के साथ लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं, और उसके लिए हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है, और प्रधानमंत्री खुद भी ने कहा है कि वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो जब एक प्रधानमंत्री से लेकर हमारे यहाँ तो बूथ नहीं, पन्ना प्रमुख तक सभी एक जैसे, एक भाव से, एक कार्यकर्ता के तरीके से काम करते हैं, और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को पूरी तरीके से राज्य में सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। पर आप ये देखिए कि किस तरीके से ये जो हमारे विपक्षी गठबंधन है, उस गठबंधन में अभी नीतीश और लालू जी के कुछ तल्खी की बातें सुनने में आ रही थी, सीट बंटवारे को लेकर। उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से बिहार में ही वामपंथियों ने कहा है कि हम 5 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस ने अपना दावा पेश कर दिया कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये एक, और उन सब के बीच जो मनोज झा है, उन्होंने ठाकुर और जातियों का नाम लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया। तो किस तरीके से हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही बिहार था जहां पे लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये इनका नारा रहा है, और इसी विभाजनकारी राजनीति को अगर लेकर वो फिर से आ रहे हैं, तो जनता ये सब जानती है, ये उनके याददाश्त में हमेशा रहा है, अमित जी, और ये ये जितनी भी जनता आप उनको बातें फिर कर से रहे हैं ना, दोबारा। ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से जा रही है, लेकिन मैं अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। वही तो लग रहा है कि यहाँ विधानसभा पर विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे लोकसभा चुनाव है। बातें भी आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप इंडियन अलायंस की कर रहे हैं आप। बिल्कुल करनी पड़ती है ना, क्योंकि ये सब एक साथ होकर लड़ रहे हैं। आप देख लिए हम्म। ना, अभी लेकिन राजस्थान विधानसभा का चुनाव में इलेक्शन तो है। अभी तो अगर हम बात करें केंद्र की जो आप राजनीति है, जब लोकसभा की राजनीति बदल जाएगी, अगर आप पार्टी की बात करें, भले आपके साथ लोकसभा चुनाव है, लेकिन केंद्र में अगर विधानसभा चुनाव में तो अलग अलग लड़ेंगे ना उन लोग। हम्म। बिल्कुल, तो आप एक जगह एक को भ्रष्ट बताकर उसके साथ केंद्र में हाथ कैसे मिला सकते हैं? ये तो विरोधाभास अपने आप में ही है। बहरहाल मैं आता हूँ हम्म। विधानसभा के, आपने जैसा कहा विधानसभा पे बात करते हैं, तो विधानसभा पे ही आते हैं। हम्म। हम मध्य प्रदेश में मजबूत हैं, हमने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है, हमारे गद्दावर नेता उतर रहे हैं मैदान में और जीतने के लिए उतर रहे हैं। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में तो राहुल गांधी ने अपनी हार स्वयं मान ली है। उन्होंने एक सभा में ऐसा कहा है कि राजस्थान थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वहां जीत नहीं पाएंगे। और कमोवेश गहलोत जी को भी ये पता है कि राजस्थान उनके हाथ से जा रहा है। तो किस तरीके से, क्यों, और जहां भी ये इलेक्शंस हैं, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ये कहते हैं कि सेंटर से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मंच पे रहते हैं, ठीक है, तो देखिए उसी देखिए, राज्य के लेकिन मैं कांग्रेस के आपसे जो मंत्री। सवाल कर रहा हूं, आपने उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया। मैं सवाल कर रहा हूं आपकी पार्टी का। आप हमेशा दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद आप भी शायद अभी उस बोलने की स्थिति भी नहीं है कि केंद्र सरकार, आपके जो केंद्र नेतृत्व है, वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ठीक है ब्रिजभूषण नाथ जी, क्या, केंद्रीय नेतृत्व ठीक है, तो हमेशा से, आप मैं कोई आऊंगा, भी क्योंकि बहुत इलेक्शन समय ले दिया मैंने लीजिए। आपको, लेकिन आप उस मुद्दे पर आपने बोला नहीं जो मैंने सवाल आपसे किया था। ठीक है ब्रिजभूषण नाथ जी, ठीक है, अभी हाँ। मुझे लगता है शायद बीजेपी के नेताओं की भी रणनीति नहीं समझ में आ रही है कि आखिर केंद्रीय स्तर पर जो रणनीति बनाई जा रही है उसका कैसे पालन करें, क्योंकि विजय वर्गीय साहब ने तो कह ही दिया था। मैं आश्चर्यचकित हूं जब मुझे टिकट मिला, भाई हम बड़े नेता हो गए, अब हम हाथ जोड़ के कैसे हम वोट मांगेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें तो सामने आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस रणनीति को समझ पा रही है? क्योंकि कांग्रेस को इन राज्यों में बीजेपी से लड़ना है, अगर कांग्रेस इस रणनीति को नहीं समझेगी तो लड़ेगी कैसे? भागीरथ जी, आपने जो प्रश्न किया था अमित जी से, हम्म। तो अमित जी को निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देंगे। आप उनसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करने लगते हैं। तो अमित जी, मेरा आपको
आपसे निवेदन है और मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दें तो कम से कम भागीरथ जी आपसे सही सवाल पूछ पाएंगे। अब आप विषय पे आता हूं मैं कि ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है और निश्चित तौर पे भागीरथ जी मैं इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को ना शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा है, ना रमन सिंह पे भरोसा बचा है और ना वसुंधरा राजे पे भरोसा बचा है। इसके पहले इसके पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार आ रहे थे और जो शिवराज सिंह जी बुलाते थे तो लगातार उनकी बात मानते थे। रही बात अमित जी की कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं और सतत प्रयास करते हैं, पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, ये सब प्रयास आप कर चुके 2018 में और 2018 में जनता ने आपको नकार दिया था और 2018 में जब आप सरकार बनाने नहीं आए थे तो भी कैलाश विजयवर्गीय बड़े शान से कहते कि हमें केंद्र का इशारा हो जाए, हम 2 दिन में सरकार गिरा देंगे। और आपने उस व्यक्ति को साथ में लिया जिसको आप कहते थे कि ये महारानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे हैं, गद्दार हैं और कांग्रेस में हैं, उन्हीं के सहारे आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है। तो अमित जी, आप क्या ये बात बता सकते हैं ध्यान से कि आने वाले समय में एक विधानसभा का टिकट भी, एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान जी दिला पाएंगे? तो उन हजारों लाखों कन्या भांजियों का क्या होगा जो शिवराज सिंह जी चौहान जगह जगह सभाओं में, गांवों में और हर जिले में जाके कहते हैं कि बहनों आप चिंता नहीं करो, मामा तुम्हारे साथ है। अब क्या ये बोलेंगे शिवराज सिंह चौहान जी कि मामा के दिन ढल गए हैं भांजियों, अब मोदी जी आपके साथ हैं? बड़ी विचित्र स्थिति है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की। ब्रिजभूषण जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि हमारे पास नहीं पहुंच पा रही उन तक। गौरव जायसवाल, जिस तरह से हम देखने लगातार यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति है, अच्छा मुझे लगता है शायद ब्रिजभूषण जी अब जुड़ गए। ब्रिजभूषण जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 जी, उस वक्त मैं सवाल कर रहा था, अगर आपको नहीं सुनाई दिया हो तो मैं फिर से वो सवाल दोहरा देता हूं। देखिए, पहले तो अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे जिनसे आपको मुकाबला करना था और लगातार आप घेर भी रहे थे, लेकिन अब चेहरा यहाँ पर नरेंद्र मोदी का हो गया है और चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति होगी, तो आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? भागीरथ जी, मैं आपको बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से कि बड़ा आसान रहेगा, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं और शिवराज सिंह चौहान जी तो आए और गए के समान ही हो गए हैं। आप इतिहास देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बार धोखे से सरकार बनाई है, एक बार मौके से बनाई है, एक ही बार जनता का भरोसा हासिल कर पाए थे और किस प्रकार से कर रहे थे ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात तो इस बार ये है, जिस पन्ना प्रमुख और नेताओं की बात कर रहे हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने त्रस्त हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कि वो खुद इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सबसे पहले तैयार है। और मैं आपको दावे के साथ एक ठीक है, चलिए, ये तो मध्य प्रदेश की आपने बात की, लेकिन अगर बात कर ले हम छत्तीसगढ़ की, जहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान की जहां पर आपकी सरकार है, सरकार में जो भी रहता है एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत रहती है, तो वहां पर क्या जो रणनीति बीजेपी की, ये जो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां पर आपको फायदा या नुकसान है? यही तो मेरा सवाल है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की भी तो नकारात्मकता पूरे देश में छाई हुई है, उसी का फायदा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिलने वाला है। राजस्थान में देखिए कि वसुंधरा राजे कितना मुफ्त शाह जी को बार बार निवेदन करना, मिलकर लड़ेंगे, कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे और जब हमारा मन करेगा हम आपको उठा के पटक अलग कर देंगे और नए को बना लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित जी आपको बताना चाहता हूँ, इस बार सबसे ज्यादा परेशानी शिवराज सिंह चौहान जी को है। शिवराज सिंह चौहान जी को मालूम पड़ गया है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। और आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक चुनाव का प्रत्याशी है, जो टिकट मांग रहा है उसको टिकट दे नहीं रहे और जो टिकट नहीं मांग रहा उसको आप टिकट दे रहे हो। और वो उसको बड़े बयान में कहना पड़ रहा है
कि भाई साहब मैं तो टिकट ही नहीं ठीक मांग है, रहा था। मुझे लगता है जो बहुत सारे आपने सवाल उठाए हैं, इसी सवाल में शायद ये रणनीति भी छिपी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर कि बहुत सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उसमें जो गुटबाजी थी शायद वो गुटबाजी भी यहां पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता लड़ता है या अगर कोई बड़े नेता अगर मैदान में होते हैं तो आसपास के जो दूसरे नेता होते हैं वो उस तरह से गुटबाजी नहीं, तो और इसके बहुत सारे मुझे लगता है रणनीति बनाई गई है। लेकिन गौरव जायसवाल, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान हैं उनको भी शामिल कर लेता हूं डिबेट में। गौरव जायसवाल जी, देखिए रणनीति तो यहां पर लगातार बना रहे हैं, लेकिन आप पार्टी भी रणनीति बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है, हमने देखा है। पंजाब की रणनीति देख लें, दिल्ली की रणनीति देख लें, बड़े एक्सपर्ट है। लेकिन क्या आप लोग के पास, क्योंकि अगर बड़े नेताओं की बात करें तो दिल्ली के बाद पंजाब में, पंजाब और उसके अलावा कोई ऐसे बड़े नेता खास प्रदेश में नहीं है। हम राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश में बात कर लें, तो आप लोग के भी बड़े नेता यहां पर पूरी तरह से डटने वाले, जमने वाले, क्योंकि अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि स्थानीय स्तर के नेताओं की नहीं, केंद्रीय स्तर के नेताओं की जंग होने वाली है। गौरव जी। जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। आपने मेरा सवाल सुना आपने? जी, मुझे जी। आपका सवाल सुनाई दिया, तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और क्योंकि हम एक नई पार्टी हैं, इसीलिए ये भी एक तथ्य है कि ऐसे कोई हमारे पास पूरे देश के हर राज्य में जमे हुए नेता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो पार्टियां सत्ता में है, जैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, पहले कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही है, तो इतने लंबे समय सत्ता में जब आप रहते हैं तो सभी इन राज्यों में आपके एस्टेब्लिश्ड लीडर्स जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में अब एक सब्सटेंशियल समय से सत्ता में है, और पंजाब में अभी हमारी सरकार बनी है, गुजरात में हमने एक अच्छा मजबूत चुनाव लड़ा है, गोवा में हमारी प्रेजेंस लगभग पिछले 7 सालों से स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पहचाने हुए चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में लेकिन जो आम आदमी पार्टी की हमेशा से कोर पहचान रही है और जो हमेशा से बड़ी ताकत रही है, जो है आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता। ऐसे लोग जो आम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और डोर टू डोर संपर्क करके पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के कार्यक्रमों को आम वोटर तक लेके जाने की और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इसकी हमारे पास बहुत भरपूर भरमार है। और हम ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता किसी भी बड़े नेता से ज्यादा क्रेडिबल है आज के समय में, ज्यादा भरोसेमंद है आज के समय। जो जिस तरीके की ऑप्शनलेसनेस, विकल्पहीनता राजनीति में दिखाई देती है अब इस वक्त, ऐसे में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण की तरह इसलिए तो आती है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो उससे लोगों को एक उम्मीद लगती है कि वो लोगों के बीच का व्यक्ति है, और हम डोर टू डोर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम करना, यात्राएं, और ये इस तरीके की सिर्फ भीड़ भाड़ वाली राजनीति हम नहीं करते, वो भी हम करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम वो भी करके दिखाते हैं। जैसे अभी रीवा में हमारी रैली हुई केजरीवाल जी की, उसके पहले ग्वालियर में हुई। मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति इतनी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकती है जिसमें 1-1 लाख कार्यकर्ता हों। ये एक आम यदि आप पॉलिटिकल सर्कल्स में राजनीतिक ग्रुप्स में बात करेंगे तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन यदि देखें तो हम उसको जमीन पे करके दिखा रहे हैं। तो हम दोनों तरह से स्ट्रांग हैं, हम बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन भी कर पा रहे हैं और हम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी आपके, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय कम इसलिए चाहूंगा मैं थोड़ी मैं आप लोग की प्रतिक्रिया लेते रहूं। ठीक है, आपने जो बात की उसी में से एक सवाल पूछता हूं मैं प्रदीप तिवारी जी से। प्रदीप जी, जिस तरह से अभी ये बात कर रहे थे आपके प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी कि कार्यकर्ता हमारे बड़े मजबूत हैं, जब कार्यकर्ता की बात होती है तो वहां पर स्थानीय मुद्दों की बात होती है और मुद्दों के हिसाब से भी चुनाव लड़ा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है। आप पार्टी अगर पंजाब की बात करें तो कोई बड़े बड़े नेता नहीं थे, दिल्ली की बात करें शुरुआत में कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन मुद्दों के हिसाब से वो कार्यकर्ता लड़े और बड़े बड़े नेताओं को हराया गया। ये सत्य है, अगर आपके पास मुद्दे मजबूत हैं तो बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता है, आपकी जीत तय होती है। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब बड़े नेताओं को उतारा गया है, और दूसरे राज्यों की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, अब सब बड़े बड़े नेताओं का ऐसा माना जा रहा है मध्य प्रदेश के बाद बाकी दोनों राज्यों में भी कई सांसद वहां पर विधानसभा का उनको टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी की भी बात कर लें, जिम्मेदारी भी अब स्थानीय स्तर के नेताओं को नहीं दी जा रही है। या अगर बात करें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को वैसी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, जो भी तय हो रहा है सब केंद्र से तय हो रहा है। तो क्या इससे फायदा होने वाला है बीजेपी को, या फिर इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है वो स्थानीय नेता से जुड़ा रहता है? देखिए, आप इस चुनाव की अगर स्ट्रेटजी बीजेपी की समझें अच्छे तरीके से,
तो इस बार जो चयन समिति बनी है, वो चयन समिति में पहले से ही प्रदेश लेवल में कई सारी बैठकें हुई थी। बीजेपी ने भी याद किया था और कांग्रेस ने भी किया था। कांग्रेस ने पहले ये तय किया था कि हम उन 66 सीटों पे चुनाव प्रत्याशी पहले घोषित कर देंगे जिनमें हम लगातार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो नहीं कर पाई, बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने उन सीटों पर देखा जिन सीटों पे उनको ये लग रहा था कि इन सीटों पे हमको दिक्कत है और कम से कम हम हर बार पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उन सीटों का चयन पहले कर लिया था और उन सीटों पर उन्हीं लोगों को उतारा है जो काफी पावरफुल थे, राजनीति में भी बरसों से काम कर रहे हैं और जिनको ये मालूम है कि ये लोग इस सीट पे निकल जाएंगे। जैसे आप देखिए इंदौर से कैलाश जी बड़ा नाम है। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बड़ा नाम है और 2-3 सीटों पे वो चुनाव पहले भी विधानसभा का लड़ चुके हैं। तो नंबर 1 जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी, इसलिए उनको उतारा गया है कि वो सीट भी हमको मिल जाए। इस बार क्या है, बीजेपी की इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी है कि जो 25-30 सीटों पे इनकी निगेटिव वो जा रही थी, उसको हम कैसे साधें और इन नेताओं को उतार दें वहां जो मजबूती से अगल बगल की सीटों में भी प्रभाव रखते हो और वो सीट भी निकाल के ले आए। जैसे आप देखिए लोधी समाज से प्रहलाद पटेल जी को नरसिंहपुर से उतारा गया। एक बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल का, चूंकि आप देखिए वो कटनी से लेके महाकौशल में सभी जगह प्रभावी है, तो उनको उस सीट से उनके भाई का टिकट काट के उनको दे दिया गया है। दूसरा आप गणेश सिंह का नाम भी बड़ा है, पिछड़े समाज से आते हैं वो, और कुर्मी जो एक वोट है वो बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, आपकी ये बात मैं मानता हूं, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इस रणनीति के साथ अगर आप प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो थोड़ा सा साइड लाइन हो गए हैं, वो इसका नुकसान भी तो हो सकता है। अगर देखें बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं प्रदेश में, क्योंकि कई सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको भी लोग पसंद करते हैं, मामा बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे यहां पर मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं। लेकिन अगर आप साइड लाइन उनको कर देंगे, सीधे सब कुछ केंद्र से होगा, तो इसका असर नुकसान भी तो जा सकता है। मुझे लगता है कि जो अभी जितनी भी चयन समिति हुई है, जो अभी बहुत सारे टिकट वितरित नहीं किए गए, 75 नियर अबाउट टिकट वितरित किए गए, उसमें सभी में बहुत सारे टिकटों पे मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी और जो प्रदेश के अध्यक्ष है और जो समिति बनी है उनका भी कहेंगे ही सहमति रही होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल आपने उठाया है, ये सवाल के जवाब में आरपी श्रीवास्तव सर से लेता हूं। सर, क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ के जो बड़े मंत्री रहे या नेता रहे या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बात कर लें, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर लें, जो भी टिकट दिया जा रहा है या फिर जो आगे टिकट दिया जाएगा उसमें इनकी सहमति ली जा रही है, या फिर क्योंकि देखिए कैलाश विजयवर्गीय का बयान हमने सुना, उनको तो पता भी नहीं था कि हमें टिकट मिलेगा। नहीं, देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात हमने, रमन सिंह जी हों या फिर वसुंधरा राजे हों, शिवराज सिंह चौहान हो, देखिए 17-18 साल का जो समय शिवराज सिंह चौहान का भी मध्य प्रदेश में है कार्यकाल है। इसके पहले वसुंधरा राजे भी 2 बार सीएम रह चुकी हैं। रमन सिंह 15 साल तक सीएम थे, वो भी चाउर वाला बाबा के नाम से वो थे, मशहूर थे। मेरा ये कहना है कि जब इन लोगों को साइड लाइन, और देखिएगा इनकी भूमिका खास करके वसुंधरा राजे और रमन सिंह की भूमिका जो है पिछला चुनाव हारने के बाद कुछ कम थी। मतलब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पा रहे थे उन राज्यों में। जहाँ तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात है, शिवराज सिंह दोबारा मतलब एक बार सरकार जो गिरने के बाद पुनः इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और इन पर जो है केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया। तो कहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जरूर सामने आई हैं जब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शिवराज सिंह के सामने कई मुख्यमंत्रियों का चेहरा जो है, होने वाले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने परोस दिया गया, जो शंका लोगों में है। अब रही बात बीजेपी की रणनीति है और वो चुनाव में दिग्गजों को उतार के और हारी हुई सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हारी हुई सीटों की जीतने की कोशिश में कहीं जीती हुई सीटों में भी कहीं उनको खामियाजा न भुगतना पड़े। भाई सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी तो उन सीटों पर भी होगा जहाँ पर ऑलरेडी विधायक या मंत्री हैं, उनको लेकर भी जनता में जो है एक तरह से आक्रोश हो सकता है और उनके प्रति भी जो है निगेटिविटी हो सकती है। तो अगर आप एक तरफ ये तैयारी कर रहे हैं, इतने लोगों को उतार रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते को, केंद्रीय मंत्री को उतार दिया आपने, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, और इसके अलावा भी कई सांसदों को उतार दिए और आने वाले समय में अभी कितने लोगों को और उतारेंगे ये देखने वाली बात है। तो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई भी चांस लेना नहीं चाहता है। दूसरी बात क्या है कि अगर इन चुनाव में 3 राज्यों के चुनाव में पिछली बार तीनों को 65 में से 61 सीटें मिली थी, मैं 4 सीटें विपक्ष को मिली, कांग्रेस को मिल पाई थी। लेकिन इस बार अगर ये चुनाव नहीं जीत पाए
और इन तीनों राज्यों में सरकारें बदली, तो इनको एक संशय और होता कि क्या फिर पुराना ही रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे। भाई पुराना ही उनका वो होगा, एक तरह से जो परिणाम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस बात को लेकर के फूंक फूंक के कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भागीरथ जी, एक बात तो मानना होगा कि इन नेताओं को दरकिनार करना और प्रदेश के बाहर से आयातित नेताओं के सहारे चुनाव लड़ना कहीं न कहीं जनमानस में भी एक शंका उत्पन्न करता है। एक जो चर्चित चेहरा, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री मामा के नाम से प्रसिद्ध अगर शिवराज सिंह को किनारे करके और उत्तर प्रदेश, बिहार और कहीं जहां से भी इनके नेता हैं या केंद्रीय मंत्रियों को ला करके चुनाव जीतने की कोशिश हो रही, तो हमें लगता है स्थानीय नेताओं को अगर इग्नोर करेंगे तो इसका कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये वो नेता हैं जो किसी जमाने में प्रदेश जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अमित तिवारी जी, इतने बड़े बड़े नेता जो कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा भाई? क्योंकि इनका भी अनुभव है, कई सालों तक इन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई है। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्र में एंट्री भी उनके नहीं, 2014 तक वो नहीं थे राष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के, उस वक्त भी इन राजनेताओं की अपनी एक पकड़ थी प्रदेश में। उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो गया है? किसी मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहां पर भी इन बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो नेता होता है, स्तरीय तौर पर प्रदेश का जो नेता होता है, उसकी भी एक अपनी एक मजबूत पकड़ होती है। शुरुआती जो मैंने आपसे कहा कि चाहे केंद्र में आप लोग की कैसी भी स्थिति रही है, गुजरात में हमेशा अच्छी स्थिति रही है क्योंकि वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आप दूसरे प्रदेशों में आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? वहां के जो कभी कई सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद निभाया है, उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है केंद्र नेतृत्व? आखिर नहीं, किसने कहा भगीरथ जी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं? हमारी एक रणनीति है और उस रणनीति के तहत हम चल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा किसने कहा? ठीक है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी साहब आए थे, बड़ा आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन था, शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं नहीं लिया। उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसका कहीं जिक्र नहीं किया। लाडली बहना योजना जिसको ट्रम्प कार्ड माना जा रहा, उस योजना कहीं जिक्र नहीं किया। जब इस तरह की बातों का जिक्र नहीं होगा तो फिर सवाल उठेंगे ना कि साइडलाइन तो किया जा रहा है। नहीं भगीरथ जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो न्यू एज वोटर से बात कर रहे थे, वो जो पहली बार वोट देने वाले वोटर हैं उनसे बात कर रहे थे। और जब वो उनसे सीधा संपर्क कर रहे थे तो उनको वो बता रहे थे कि वहां पर कि कांग्रेस जब इसके पहले थी तो कांग्रेस के राज में कैसा हुआ करता था, ये अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिएगा और तब जाकर आपको पता चलेगा कि भाजपा का सरकार जो पिछले 15-20 सालों से है वो कैसा काम कर रही है। और देखिए, 1.5 साल तक जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब उसने कितना भ्रष्टाचार करने का काम किया। महज 15 महीनों में ही उसने भ्रष्टाचार का पूरा ये कर दिया। तो किस तरीके से एक भ्रष्टाचार, जब भी कांग्रेस की जहां भी सरकारें हैं, आप मध्य प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, चारों तरफ ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में ही एक नंबर है। बाकी फिर आप विपक्षी पार्टी पे आ गए। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है नहीं, अमित जी, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जनता भी शायद समझना चाहती है कि क्या रणनीति है और किस रणनीति के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बस समझा दिए थोड़ा सा मुझे आप। देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है और जब इलेक्शंस में जाने के लिए। अच्छा, दिल से कहिएगा, क्या आपको भी रणनीति समझ में आ रही है? क्या भगीरथ जी, मैंने सुना? मैं कह रहा हूं दिल से कहिएगा, दिल पे हाथ रख के, क्या आपको भी ये रणनीति समझ में आ रही है? बिल्कुल, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता समझ रहा है। तो आप समझा दीजिए। इसमें कोई ना समझने वाली कोई बात तो नहीं आप समझा है। दीजिए, इसलिए मैंने कहा आप समझा दीजिए। आप देख रहे हैं, शायद उनको ना समझ में आए, लेकिन भाजपा का हर एक स्तर का कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर पन्ना प्रमुख तक सबको समझ में आ रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को लड़ाया जा रहा है, क्या तोमर जी बाहरी हैं? क्या विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में कल ही 100 सांसद विधायक की मीटिंग हुई, आए हैं वो, और हर जिले की उनकी जिम्मेदारी दी गई है। वो सब बाहर के 4 राज्यों के, वो कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिला की जिम्मेदारी दी गई है। वो हालचाल जानेंगे, वहां का स्थिति देखेंगे, वे फीडबैक देंगे। बिल्कुल, हाँ। तो ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा अभी है। तो आपने बोला कि किसी बाहर के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैंने आपको बता दिया 100 सांसद विधायक मध्य प्रदेश में कल आए। वो हर जगह आप देखिए कि जहां भी इलेक्शंस होते हैं,
हर जगह हमारे दूसरे राज्य के मंत्री जाते हैं। आपने कर्नाटक में भी देखा होगा, विश्व शर्मा जी आए थे, त्रिपुरा से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। हर जगह अलग अलग राज्यों के लीडर्स आते हैं और वहां पे लोगों को मदद करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। ठीक है, चलिए बृजभूषण नाथ जी, भाई ये तो आम बात है। ठीक है बृजभूषण नाथ जी, ये तो ठीक है, ये तो बड़ी आम बात है। जहां पर भी चुनाव होता है दूसरे राज्यों के नेता आते हैं, दूसरे राज्यों के मंत्री आते हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, तो इसमें हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं आप लोग? आम बात है ये तो। मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ जी। भागीरथ जी, मैं फिर से अमित जी से पूछना चाहता हूं कि आपके हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की रणनीति का पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पता मान्यवर, आप अपना देखिए, आपके सुरजेवाला भी कर्नाटक आए हुए थे। लेकिन बृजभूषण जी, इसमें देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए भी है। बृजभूषण जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग के लिए भी है कि अगर आप जो आरोप लगा रहे कि क्या बीजेपी के नेताओं को रणनीति पता है, तो सोचिए वो बीजेपी का नेता कार्यकर्ता जो कई सालों से बीजेपी में अंदरूनी राजनीति को समझता है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो कांग्रेस के नेता कैसे इस रणनीति को समझेंगे? अगर रणनीति को नहीं समझेंगे तो उसका काट कैसे निकालेंगे? भागीरथ जी, मेरा अभिजीत सवाल है कि हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, आपके केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझता है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी और उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या नेता के रूप में क्या केंद्र की रणनीति नहीं समझ पा रहे? हालत खराब है। विधानसभा के इलेक्शन से उनको दायित्व दिया गया है, वो लड़ेंगे। जहां युवाओं के लिए बात करने आ रहे हो और एक युवा, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते एक छोटा कमेंट मैं जरूर लेते हुए जाऊंगा। ठीक है बृजभूषण जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय कम है, लेकिन जाते जाते मैं एक लाइन का स्टेटमेंट जरूर लेना चाहूंगा। गौरव जायसवाल जी, क्या कहेंगे एंडिंग कमेंट में आप? देखिए कुछ सेकंड में, लेकिन प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, कि शाह साहब और तानाशाह साहब की जो सरकार चलाने का तरीका है वही उनका पार्टी चलाने का भी तरीका है कि पूरा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है एक लाइन में आपने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, शाह और तानाशाह। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, ये रणनीति मैं फिर से कहूंगा, क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद ही होगी या इससे नुकसान भी होगा? एक लाइन में प्लीज। देखिए, इसके अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं। कारण ये है कि जिन लोगों को टिकट वितरित किया गया है वो काफी प्रभावशाली है और सीनियर लीडर है, अनुभवी भी है, तो वो ये प्रयास करेंगे कि हमारी सीट सुरक्षित रहे और आसपास की सीटों पे हमारा असर रहे और हम उसको भी ठीक है श्रीवास्तव सर, क्या वाकई ये बीजेपी के लिए रणनीति फायदेमंद होगी और क्या वाकई बीजेपी के जो स्थानीय नेता इस रणनीति को समझ पा रहे हैं? देखिए, हमें लगता नहीं कि स्थानीय नेता इनको समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो स्थिति है, जब बड़े शीर्ष नेता नहीं समझ पा रहे हैं तो स्थानीय नेता कहाँ से समझ पाएंगे? जिन लोगों को टिकट दिया गया, अभी उनका बयान सुनो कि उनको पता ही नहीं कि उनको टिकट क्या, तो लड़ना भी नहीं चाहते थे चुनाव। तो इस हिसाब से तो रणनीति तो किसी की समझ में नहीं आ रही। और जहाँ तक इन तीनों राज्यों के जो शीर्ष नेता हैं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी, तो जब इनको भी नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझा पाएंगे? बिल्कुल। तो लेकिन इसलिए जरूरी है जी भागीरथ जी कि इनको जो है, जो परिस्थितियां हैं, अब जो रणनीति है उसको बाद में उसका खुलासा होगा कि किस रणनीति के तहत चुनाव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, चुनाव के बाद जरूर इसमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक सोची समझी रणनीति है जिसमें बीजेपी इसमें फायदा उठाना चाहती है। ठीक है, हमारा समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी जी, बृजभूषण नाथ जी, गौरव जायसवाल जी, प्रदीप तिवारी जी और आपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हर जगह नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता था, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा जाता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार की अगर आप बात करें, ऐसा लग रहा है कि एक इंजन को दरकिनार कर दिया गया है और अभी सिर्फ एक बड़ा इंजन ही सारी पार्टियों को आगे लेके जा रहा है। जो प्रदेश में जो पार्टियां हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें या हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या हम राजस्थान की बात कर लें, वहां पर सिर्फ एक ही इंजन है जो इन सबको लेके जा रहा है, लेकिन वहां के जो स्थानीय जो बड़े नेता या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा ये रणनीति बीजेपी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है, बीजेपी को इससे नुकसान होता है या फायदा होता है, ये चुनाव में जरूर पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेश कर जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।